रूस के वोस्तोशनी में पुतिन और किम जोंग की मीटिंग अभी भी जारी है और दोनों नेताओं के बीच तय बातचीत को लेकर बड़ी खबरें हैं। हालांकि ये बातचीत अब खत्म हो चुकी है और इस समय आमने सामने की इनफॉर्मल बातचीत हो रही है। दोनों के बीच कई डील्स पर सहमति बनने की भी खबरें मिल रही हैं। अब से थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक डिटेल आपके सामने होंगी, लेकिन ये वो खास तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूरी दुनिया की नजर है कि अब ये दोनों अगर आमने सामने हैं तो क्या हो रही है बात, और इस बातचीत के बाद कौन सी है वो डील जिस पर लग सकती है मुहर। मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस बारे में इंफॉर्मेशन के साथ हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस बीच उससे पहले आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर बता रहे हैं कि किम जोंग और पुतिन की बातचीत में अभी निकला क्या है, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये बातचीत जिस पर दुनिया की नजर है। पुतिन और किम जोंग के बीच सेना और दूसरे संवेदनशील मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच सहयोग जनता के फायदे के लिए है, ना कि किसी देश के खिलाफ, ये बात कही जा रही है। और नॉर्थ कोरिया पर यूएनएससी का बैन दोनों देशों के संबंधों में किसी तरह की कोई बाधा भी नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की भी कोई योजना नहीं है। ये बड़ी जानकारी है। इस मीटिंग को लेकर हमारे पास ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। मनीष, सबसे पहले इसी मीटिंग में हुई बातचीत को लेकर क्विक अपडेट। बिल्कुल सुरभि, देखिए वैसे तो इन दोनों नेताओं की 4 साल में ये दूसरी मुलाकात है, लेकिन इस वक्त में इनकी मुलाकात बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण रखती है पूरी दुनिया के लिए। अगर मैं ये कहूं कि भविष्य में विध्वंस की तैयारियों को लेकर ये दोनों नेता मिलकर अभी बात कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा आगे, क्योंकि रूस को यह आशंका है कि आने वाले समय में रूस का नाटो के साथ सीधे लड़ाई हो सकती है। उस लड़ाई में उत्तर कोरिया की भूमिका निर्णायक होगी, क्योंकि उत्तर कोरिया एक ऐसा देश होगा जिसका रूस ठीक उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा जैसा अमेरिका यूक्रेन का या जेलेंस्की का करेगा। तो पुतिन के जेलेंस्की साबित हो सकते हैं किम जोंग उन, और उसी दिशा में पुतिन तैयार कर रहे हैं किम जोंग उन को, और इसीलिए इस तरह का स्वागत और तमाम तरह की चीजें भी आपको रूस की जमीन पर दिखाई दे रही है। मनीष, बातचीत कुछ भी हो, हल जिस तरीके से निकले उसको कहना सही होगा कि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, लेकिन इस बीच उस बॉडी लैंग्वेज की खास तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि किम जोंग के बीच क्या गुप्त समझौता हुआ, इंफॉर्मेशन थोड़ी देर में आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले बॉडी लैंग्वेज देखिए। किम जोंग उन पूरी दुनिया से कटा है, वेस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। ऐसे में अमेरिका किम जोंग की बॉडी लैंग्वेज को कैसे डिकोड करता है, मनीष, इस बारे में आपसे मैं चाहूंगी कि इसमें आप मुझे ज्वाइन करें। लेकिन यह अनुमान लगाता है कि तानाशाह सोच क्या रहा है। टीवी9 भारतवर्ष ने भी तानाशाह की बॉडी लैंग्वेज को ही डिकोड करने की कोशिश की है, और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां सबसे पहली तस्वीर को जरा देखिए। किम जोंग बेहद तकल्लुफी से बैठे हुए नजर आ रहा है, और पुतिन जिस तरीके से बैठे हैं किम जोंग बिल्कुल उलट उसी तरीके से बैठे नजर आए, और फिस्ट बंद है, मुट्ठी बंद है, नजरें सीधी भी नहीं है, दिखाता है कि किम जोंग के अंदर उहापोह की स्थिति है। दूसरी तस्वीर, पुतिन से मुलाकात के दौरान आंख नहीं मिला रहे हैं किम, और इधर उधर देखते हुए भी नजर आए, और पूरा शरीर हरकत कर रहा है, हिलडुल रहा है, और जाहिर करता है कि किम जोंग को किसी अनिष्ट की आशंका है। वो अंदर से तो डरा हुआ ही है, इसकी वजह भी मैं मनीष से जानूंगी। हालांकि तीसरी तस्वीर, किम जोंग पुतिन के साथ एक प्रेजेंटेशन देखते हुए नजर आया, और इस दौरान उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। सरेंडर की मुद्रा इसे कहा जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि शरीर की ये मुद्राएं तब जाहिर होती हैं जब दिमाग अस्थिर हो और इस बात का डर हो कि कभी भी किसी भी वक्त हमला भी हो सकता है। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर भी कुछ डिटेल आपके सामने उन 3 गुप्त डील के बारे में जिस पर दोनों नेताओं ने सहमति जता दी है, और इस मुलाकात के बाद ये सबसे पहली न्यूक्लियर डील को लेकर खबर, जहां किम जोंग को घातक परमाणु हथियार देने का वादा। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण डील मिलिट्री हथियारों को लेकर, क्योंकि रूस को किम जोंग से टैंक तोप मिल सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, शिपमेंट डील, नॉर्थ कोरिया की खदानों पर रूस को मिल सकता है पट्टा। हालांकि महत्वपूर्ण जानकारी इन्हीं डील्स को लेकर और भी है कि किस तरीके से न्यूक्लियर डील के तहत नॉर्थ कोरिया को रूस से अत्याधुनिक न्यूक्लियर टेक्निक मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं मिलिट्री हथियार के तौर पर देखें तो नॉर्थ कोरिया को छोटे हथियारों को खेप भी संभव है। हालांकि शिपमेंट डील में महत्वपूर्ण है कि रूस को नॉर्थ कोरियाई सॉफ्ट पावर मिल सकती है। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, जहां रूस को नॉर्थ कोरिया से प्लूटोनियम की आपूर्ति भी संभव है न्यूक्लियर डील के तहत, यह इंफॉर्मेशन। वहीं मिलिट्री हथियार के तौर पर देखें तो रूस की तरफ से नॉर्थ कोरियाई सैनिक लड़ सकते हैं प्रॉक्सी वॉर। और शिपमेंट डील इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया को अनाज और दवाइयों की आपूर्ति की जिस तरीके से जरूरत है। मनीष, एक क्विक जानकारी इस बारे में आपसे चाहूंगी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि कोविड के बाद के हालात और इन सैंक्शंस की वजह से सबसे ज्यादा बॉर्डर प्रभावित हुआ है। इसीलिए मैंने कहा दोनों के बीच ये विन विन सिचुएशन, और वॉर के इस दौर में पुतिन को चाहिए सिर्फ और हथियार।
बिल्कुल, देखिए अभी आपने कहा ना कि किम जोंग उन का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्यों वो सरेंडर की भूमिका में। किम जोंग उन को पता है कि वो किसके सामने बैठे हैं और वो किस तरीके से उनका आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ किम जोंग उन उत्तर कोरिया के बाद कहीं सबसे अधिक सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं तो वो रूस की सरजमी में है। देखिए लेन देन का जो चक्र है, पश्चिमी देश भले ही कहता हो कि रूस को नॉर्थ कोरिया से मिसाइल चाहिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में रूस के पास मिसाइलों का अपना इतना बड़ा भंडार है, लेकिन दिखाने के लिए जो होगा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में उत्तर कोरिया को साथ रखकर रूस ने एक साथ कई सारे मैसेज दे दिए हैं। आप देखिए दोनों की मीटिंग की जगह कहाँ है, जिस जगह पर वो बैठे हैं वो रूस का मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर है, रूस का स्पेस सेंटर। मनीष बने रहे हमारे साथ, इस बारे में इंफॉर्मेशन लूंगी क्योंकि वही खास तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूं। और यही अगली खबर है कि किम ने किया है वो सोशनी के कॉस्मोड्रोम का दौरा और पुतिन ने किम को दिखाया ये कॉस्मोड्रोम। इस बारे में जानकारी देंगे, लेकिन 11 अगस्त को आपको बता दें कॉस्मोड्रोम से लूना 25 लॉन्च हुआ था और रूस विजिट के दौरान इन दोनों की यहां पर मौजूदगी भी एक बड़ा संदेश जरूर है। हालांकि इस विजिट के दौरान किम ने आगे विजिटर बुक में भी क्या लिखा है वो अगली खबर होगी, लेकिन उससे पहले इस कॉस्मोड्रोम के बारे में क्विक जानकारी, कितनी अहमियत रखती है ये जगह मनीष? बिल्कुल, देखिए रूस के सुदूर पूर्व में आमूर इलाके में वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम है। वोस्तोचनी का मतलब होता है ईस्टर्न और कॉस्मोड्रोम स्पेस सेंटर। तो ईस्टर्न स्पेस सेंटर में दरअसल इससे पहले रूस के जितने भी स्पेस मिशन हुए थे सोवियत जमाने में वो कजाकिस्तान से होते थे। तो आज की तारीख में रूस का जो सबसे अहम स्पेस सेंटर है वो यहाँ है। तो अब आप सोचिए रूस अपने सबसे अहम स्पेस सेंटर में किसे लेकर आया है? किम जोंग उन को। क्यों? क्योंकि किम जोंग उन के पास कई हजार किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, उनको रॉकेट टेक्नोलॉजी बहुत अपीज करती है। तो किम जोंग उन मॉस्को से ज्यादा उस जगह पर जाकर बहुत एक्साइटेड है। वीडियो देखिए, वीडियो में जिस समय वो रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में देख रहे हैं वो बहुत एक्साइटेड होकर तमाम तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ कर बहुत खुश हूँ, रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर या जो इस तरह के न्यूक्लियर वेपन को लेकर जो रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच सहयोग हो रहा है उसका ये एक संकेत है। दूसरी बात ये लेकिन रूस है मनीष, क्या इतनी आसानी से अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। भले ही इंपॉर्टेंट जगह आप बता रहे हैं जहां पर लेकर वो किम को पहुंचे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी शेयर करने को क्या राजी होगा? क्योंकि ऐसा तो उसने चाइना के साथ भी नहीं किया जो उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। चर्चा करूंगी, लेकिन रूस विजिट के दौरान किम जोंग ने एक विजिटर बुक पर रूस की किस तरीके से तारीफ करी ये देखिए। किम जोंग ने अपनी लोकल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है और उनकी हैंडराइटिंग तो जाहिर सी बात है बहुत सुंदर नजर आ रही है, अंत में साइन भी किए हुए हैं। और किम जोंग ने विजिटर बुक में लिखा क्या है ये हम आपको बता देते हैं कि पहले अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को जन्म देने वाले रूस का गौरव अमर रहेगा। किम जोंग की राइटिंग को भी हमने आपके लिए अब ये डिकोड किया है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं कि ये राइटिंग एक ऐसे शख्स की हो सकती है जो मानसिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा हो। वो ये दिखाने की भी कोशिश में है कि बाहर सब सही है लेकिन उसके अंदर कश्मकश चल रही है। ये डरे हुए व्यक्तित्व और आत्ममुग्ध व्यवहार को भी दर्शाता है। हालांकि हैंडराइटिंग के ये मायने भी ऐसे हैं कि ऐसा शख्स हार दिखने पर क्रूरता का व्यवहार करता है। अब पुतिन और किम जोंग के बीच हो रही गुप्त मिसाइल डील को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि रूस किम जोंग को नई मिसाइल टेक्निक दे सकता है और नई तकनीक कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम को आगे ले जा सकती है। कैसे ये संभव होगा, कैसे? इस डील के तहत और इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, क्योंकि क्या है किम जोंग की मिसाइल ताकत जिससे दुनिया भी डरती है। एक नजर अब आगे इस पर भी डालिएगा, किम की ये मिसाइल ताकत। हालांकि इस बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से मिसाइल डील को लेकर ये तमाम बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं और ये मिसाइल डील आखिर है क्या। मनीष, इसी मिसाइल डील को लेकर हम ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया की ताकत है जिससे पूरी दुनिया डरती है। और किम की इसी मिसाइल ताकत को लेकर इंफॉर्मेशन सबसे पहले जहां हेवसोंग जो कि 15,000 किलोमीटर से ज्यादा जिसकी रेंज बताई जाती है, हेवसोंग 18, इसी के साथ ही हेवसोंग 17 जिसकी 15,000 किलोमीटर की रेंज रहती है, हेवसोंग 15 जिसकी 13,000 किलोमीटर की रेंज, और हेवसोंग 14 जो कि 10,400 किलोमीटर, हेवसोंग 12 4,500 किलोमीटर, मुसूदन 4,000 किलोमीटर, पुगसांग 2,000 किलोमीटर और नोडोंग जो कि 1,500 किलोमीटर है। ये इंफॉर्मेशन हमने इसलिए दी है क्योंकि मनीष ये किम की ताकत है। इसी ताकत की जरूरत युद्ध के दौर में अब पुतिन को है और ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि दुनिया की नजर आज इन दोनों की बातचीत और डील पर है। बिल्कुल, देखिए वैसे किम ये क्लेम करते हैं कि उनके पास
इतनी मारक क्षमता वाली मिसाइल है जिनका वो बार बार सफल परीक्षण होने का दावा भी करते हैं। हाँ। अब वो कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात है। असल में मुझे लगता है कि किम के पास जो मिसाइल है उनसे अलग अगर रूस को ही कल के दिन में अपना कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना हो तो जरा सोचिए कि मिसाइल रूस का हो लेकिन उसे लॉन्च करने वाला जो देश हो वो नॉर्थ कोरिया हो, कितना डेंजरस कॉम्बिनेशन होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जेलेंस्की की तरह किम का इस्तेमाल करने के प्लान में है पुतिन और इसीलिए वो उस तरह से पैम्पर कर रहे हैं। आप देखिए उनके हाव भाव को देखिए किस तरीके से वो किम जोंग उनको उसी तरह से पैम्पर कर रहे हैं जैसे होता है ना कि बकरा कटने से पहले आप उसे खिलाते पिलाते हैं, और इसी बात को समझ रहे हैं किम जोंग उन कि किम जोंग उनका कैसे इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, सैंक्शन एक बड़ी चीज है। नॉर्थ कोरिया दुनिया में सबसे अधिक सैंक्शन वाला राष्ट्र है, उसको सामने रखकर पुतिन अमेरिका को कह रहे हैं कि अब आपकी जो ये सैंक्शन वाली जो नीति है वो उसको हम खारिज करते हैं। तो मतलब रूस, नॉर्थ कोरिया, चीन, सीरिया, ईरान, ये वो देश हैं जो अब पश्चिमी देशों के सैंक्शन के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई जहां नॉर्थ कोरिया ने अब मिसाइल टेस्ट किया है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट हुआ है, जापान के सागर में मलबा गिरा है। इस बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने होंगी जहां किम जोंग उन रूस में है और आज सुबह ही नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइलों का टेस्ट भी कर दिया है। हालांकि इस टेस्ट के मायने क्या हैं, यही डिटेल जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि इस टेस्ट के जरिए क्या पश्चिम देशों को एक खास मैसेज देने की कोशिश की गई है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और किम के ना रहने के बाद भी मिसाइल प्रोग्राम को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई कि किम की मौजूदगी नहीं थी, बावजूद इसके मिसाइल प्रोग्राम जारी रखा गया। और यह मिसाइल प्रोग्राम जारी रखते हुए क्या संदेश दिया गया? हालांकि हमला करने की स्थिति में पलटवार करने की काबिलियत इसकी बताई जा रही है और रूस को भी यह मैसेज देने की कोशिश की हम किसी से भी कम नहीं हैं। अब अमेरिका पर पुतिन का सख्त बयान भी सामने आया है। अमेरिका स्वार्थ के लिए दोस्त बनाता है, अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है, उसके हित ही सबसे ऊपर है। और आपको बताते हैं रूसी जमीन पर अब कैसे होने वाली है नॉर्थ कोरिया की एंट्री। ये सबसे बड़ी खबर है। आज पुतिन और किम जोंग के बीच डोनबास पर एक सहमति बनी है और डोनबास पर क्या सहमति बनने वाली है यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि सबसे पहले जान लीजिए डोनबास को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर का मतलब क्या है। डोनबास का वो इलाका नॉर्थ कोरिया को सौंप सकता है रूस। डोनबास के रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मा नॉर्थ कोरिया के हाथ जा सकता है और क्रीमिया पर कब्जे के लिहाज से जिस तरीके से डोनबास की अहमियत है, मनीष मैं चाहूंगी थोड़ी देर में आप इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि डोनबास पर फुल कंट्रोल का मतलब ही रूस की मजबूती है और डोनबास रीजन रूस यूक्रेन के बीच विवाद की ये सबसे बड़ी वजह रही है। इसलिए इस मैप पर जरा गौर करिए, क्योंकि ये वो स्थिति थी जिसके तहत इस युद्ध की शुरुआत हुई है। किस तरीके से रशियन मिलिट्री ने कंट्रोल संभालते हुए, इन एरोज को देखिए, ये था वो पूरा रशिया का बॉर्डर एरिया जहां पर ये रेड एरोज हैं, वो जगह जहां पर रूसी मिलिट्री ने पूरी तरीके से कंट्रोल संभालते हुए यूक्रेन का रुख किया और ये वो डायरेक्शंस है जहां पर हमने देखा कि रशिया ने आगे बढ़ते हुए। मनीष मैं चाहूंगी इसी मैप के साथ साथ इंफॉर्मेशन आप दें, क्योंकि ये वो सारे इलाके हैं जहां पर आपने खुद ग्राउंड रिपोर्ट्स TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखाई है। और ये बताइए डोनबास पर अब अगर रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मा नॉर्थ कोरिया के हाथ जाता है तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सुरभि, देखिए ये पूरा इलाका जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, यहाँ पर मैं महीनों रहा हूँ, यहाँ से लेकर ऊपर तक आप दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आज की तारीख में जब डोनबास के इलाके या फिर जो चारों टेरिटरी है जब वो रूस ने अपने हिस्से में कर लिया है तो अभी बहुत सारा रिकंस्ट्रक्शन का वर्क होना है। इसके अलावा ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं, ये टेरिटरी ऐसी टेरिटरी है जहां पर माइंस के खान है। दरअसल डोनबास माइंस के लिए जाना जाता है, स्पेशली कोल माइंस के लिए। बहुत बड़े बड़े कोल माइंस है। एक कोल माइंस में तो मैं 700 मीटर जमीन से 700 मीटर नीचे अंदर गया था। वहां पर मुझे माइंस के डायरेक्टर ने कहा था कि हमारे पास अभी लोग नहीं है, क्योंकि जो माइंस में काम करने वाले लोग थे वो इस वक्त सेना में भर्ती हो गए और वो युद्ध में लड़ने के लिए चले गए। उन्हें बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों की जरूरत है। रूस चाहता है कि नॉर्थ कोरिया से जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स आए, यहाँ रिकंस्ट्रक्शन के काम में आ जाए, माइंस के काम में आ जाए। और दूसरी बात है, किम जोंग उनको लगता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग जो कि कहीं पश्चिमी देश ना भाग जाएं, वैसी स्थिति में वो इस इलाके में रहेंगे तो पुतिन के कंट्रोल में रहेंगे और वो पूरी तरह से किम के कंट्रोल में रहेंगे। तो अगर किम अपनी टेरिटरी से कभी भी किसी नॉर्थ कोरियन को बाहर जाने देगा तो सोचिए कि उसका कितना ट्रस्ट है पुतिन पर कि वो अपने लोगों को यहाँ भेजने के लिए तैयार है। इससे उनके लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी भी तमाम मिलेगी। तो किम के लिहाज से आपने बताया, लेकिन पुतिन के लिहाज से अगर समझूं तो ये पूरा बॉर्डर एरिया खुल जाएगा और यहाँ पर सीधा एक्सेस भी होगा। और ये मान सकते हैं जो अभी
तक हम कहते थे कि कब्जे की बात कही जाती है, क्या अब रूस गवर्न करने के लिए भी तैयार होगा आने वाले वक्त में? देखिए, अगर गवर्न करने की बात हो तो मैं बताऊं, लुहांस्क 98% अभी रूस के कब्जे में है गवर्न की स्थिति में। यहां पर 60% इलाका ऐसा है जहां पर गवर्न की स्थिति में है। वहीं बाखमुत के पीछे अब्दीविका से लेकर ये वाला सेक्शन में जहां लड़ाई चल रही है। मरियोपोल अगेन यहां पर अभी रूस ने पूरी तरह से प्रभुत्व अपना जमा लिया है। अब ज़पोरिज़िया में लड़ाई अभी चली रही है काउंटर ऑफेंसिव की। मेलिटोपोल वाले हिस्से में, क्रीमिया में भी पूरी तरह से रूस का गवर्नेंस। तो गवर्नेंस से अलग उनके पास जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स के तौर पर आप नॉर्थ कोरियन को एक अवसर दे रहे हैं और बदले में आप उसका इस्तेमाल करेंगे, जैसा मैंने कहा, आत्मघाती दस्ते के तौर पर। थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन मनीष, क्योंकि ये तमाम जानकारियां हमने आपको बताई कि आखिर इस मुलाकात के साथ साथ युद्ध के इस हालात में पुतिन किस तरीके से अब किम जोंग उन के साथ कर रहे हैं खास बातचीत। हालांकि वैगनर लड़ाकों की तैनाती पर भी सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां पुतिन की रक्षा में अब तैनात होंगे वैगनर फाइटर। अनुभवी फाइटर्स को पुतिन का बॉडीगार्ड बनाया जाएगा, ये एक बड़ी खबर सामने आई है। और पुतिन की सुरक्षा में वैगनर फोर्स का मतलब क्या है, ये सबसे बड़ी जानकारी अब आपके सामने होगी। लेकिन इस बीच जान लीजिए कि किस तरीके से अब अनुभवी वैगनर लड़ाकों की तैनाती की जा रही है और यह तैनाती हो रही है पुतिन के बॉडीगार्ड के तौर पर। यह इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि यह जान लीजिए कि किस तरीके से यह बड़ी खबर है कि पुतिन की सुरक्षा में अब वैगनर फोर्स होगी। वैगनर लड़ाकों को पुतिन की सुरक्षा में ही लगाया जाएगा और रूसी नेशनल गार्ड में वैगनर के स्पेशल लड़ाकों की भर्ती भी की जा रही है। हालांकि नेशनल गार्ड अनुभवी फाइटर्स की भर्ती हो रही है और बाखमुत जैसे खतरनाक मोर्चे पर जंग लड़ने वाले लड़ाके पुतिन की अब सुरक्षा करने वाले, और पुतिन की सुरक्षा में अलग अलग लेयर्स में वैगनर लड़ाकों की तैनाती को लेकर ही यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अब रूस यूक्रेन जंग से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा आपके सामने, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में नकली हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है और रूस ने नकली हथियारों पर यह हमले किए हैं। हालांकि डमी टारगेट्स पर हमले से रूस ने अपने कई मिसाइल्स और हथियारों को भी बर्बाद कर लिया है। यूक्रेन ने सैकड़ों डमी हथियार जंगी मैदान में उतार रखे हैं और रूसी सेना को बरगलाने के लिए ही कह दीजिए कि किस तरीके से वो डमी हथियारों पर वार कर रहा है, अपने हथियारों को वेस्ट कर रहा है। इस मकसद में यूक्रेन डमी हथियार लगाकर कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है, इसलिए पश्चिमी मीडिया की तरफ से इसको लेकर अब बड़े खुलासे हुए हैं। आखिर यूक्रेन ने ऐसा किया क्यों? उसने युद्ध में नकली हथियारों का सेटअप तैयार किया, क्यों किया? देखिए, इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि दावा पश्चिम मीडिया में यह किया गया है कि यूक्रेन ने डोनबास, ज़पोरिज़िया और बाखमुत में डमी हथियारों को लगा दिया, उन्हें उतार दिया। हालांकि कई जगहों पर नकली हथियारों का यहां पर सैन्य बेस ही बना दिया गया और वो बेस था जिस पर रूस टारगेट कर रहा था। हथियारों की कमी के चलते रूस को भरमाने की यह चाल मानी जा रही है और महत्वपूर्ण है कि रूस ने असली ठिकाने समझकर इस पर बार बार वार भी किया है। और यह समझिए कि किस तरीके से डमी हथियार नष्ट करने में रूस की मिसाइल और कामिकाज़ी ड्रोन तक बर्बाद होने का दावा किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण जानकारी, हालांकि पश्चिम मीडिया की तरफ से यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह एक पूरा प्लान था जिसके तहत इन डमी हथियारों पर वार करते हुए पुतिन की कई मिसाइलें हो चुकी हैं बर्बाद। रूस का ज़पोरिज़िया ओडेसा में भी हमला, जहां यूरान-2 अटैक ड्रोन से अटैक किया गया है और सरकारी इमारतों पर ड्रोन बरसाए गए। रूस का सुखोई 24 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वल्गोरोद में हादसे का यह शिकार हुआ। ट्रेनिंग फ्लाइट पर था फाइटर जेट, पायलट समय रहते ही जेट से निकला। युद्धपोत पर रूसी पायलट की सूझबूझ, लैंडिंग के दौरान गड़बड़ी हुई थी और फाइटर जेट को समय रहते टेक ऑफ किया। लैंडिंग होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।